प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 14.16। ओके, लगभग क्वेश्चन सॉल्व किया आपका पहले ही थ्योरी में, लेकिन देख लीजिए आपको प्रॉब्लम था। तो ये क्या बोल रहा है कि फॉर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर एंड नंबर ऑफ टर्न्स कैरिंग करंट आई, the magnitude of the magnetic field at a point on its axis at a distance x from its center is given by। ये जो है ना इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है किसी सर्कुलर कॉइल का, ठीक है, एक्सिस पर। ये जो सर्कुलर कॉइल है ना इसके एक्सिस पर, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। और ये इसका रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना वो x है, आपको पता है x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। मान लो सपोज करो x इक्वल टू 0 हो जाए, कह रहा है कि एट द सेंटर सो दैट दिस रिड्यूसेस टू ए फेमिलियर रिजल्ट फॉर द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। फेमिलियर रिजल्ट से में रिड्यूस हो जाएगा। ये कैसे? देखो x इक्वल टू 0 करोगे ना तो ये बड़ा टर्म 0 हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बताओ मुझे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एंड अपॉन ये 2r स्क्वायर 3/2। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? तो ये म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ओके, एंड अपॉन 2√r स्क्वायर 3/3 पावर में। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एंड अपॉन 2r स्क्वायर अंडर रूट, एक तो निकल ही जाएगा ना, स्क्वायर रूट 3 बार दिखाएगा तो एक तो निकल ही जाएगा, तो एक बच जाएगा इसमें स्क्वायर में। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एंड अपॉन 2r स्क्वायर इंटू आर। ओके, तो आर कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 इंटू आर। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? तो ये तो हो गया तुम्हारा सेंटर पर। तो ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है किसे? किसी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो it is equal to the magnetic field due to circular coil at its center, इसके सेंटर। ठीक है, हमें क्या बातें समझ में आ रही इतनी? तो सेंटर पर इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए इसी कॉइल जैसा दूसरा कॉइल रखते, ये भी करंट कैरिंग कॉइल है, ऐसे करके मान लीजिए इस तरह से करंट कैरी कर रहा है और ये x की जगह पर ना r कर दे। चलो ये जो डिस्टेंस है ना इस तरह से है कॉइल, ठीक है, ये सेंटर है और ये सेंटर है, यहाँ पर C1 है, ये C2 है और इनके बीच की जो दूरी है ना बेटा वो r है। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? और ये जो है ना रेडियस ये r है, ओके। इसके सेंटर पर आपको निकालना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल V1 ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड कॉइल ये V2 ये भी होगा। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना है B नेट जो निकालना है वो क्या होगा, V1 प्लस V2, ओके। ये जस्ट द केस ऑफ हेल्महोल्ट्ज कॉइल, ये तुमको बताया मैंने, जो वायर्ड सेवर्ट का लास्ट एप्लीकेशन है हेल्महोल्ट्ज कॉइल ही है, उसका ये एग्जांपल है। ये इस तरह से करंट फ्लो होगा। अब ये देखो यहाँ पर ये V1 जो है ना और V2 इसका सम के इक्वल होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम ही होगा। ये ऐसे करोगे ना, मान लो ये करंट ये कैसे फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका जो भी देखोगे ना ये इस साइड से इसी तरफ डायरेक्शन इसका होगा, ठीक है। ऐसे कॉइल है मान लो रखा हुआ है, ठीक है, और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये इस तरफ देगा। फिर एक कॉइल ऐसे रखा हुआ है तो ये करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर भी डायरेक्शन इसी साइड होगा जैसा फर्स्ट कॉइल में हो रहा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड विल बी एडिटिव। तुमको प्रूफ करना है हेल्महोल्ट्ज कॉइल में कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। देखो ये चीज लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, कंसीडर टू पैरेलल कोएक्सियल कॉइल्स ऑफ इक्वल रेडियस r एंड नंबर ऑफ टर्न्स एंड कैरिंग इक्वल करंट इन द सेम डायरेक्शन एंड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r so that the field on the axis around the midpoint between the coils is uniform over a distance that is as small as compared to r के कंपेयर में स्मॉल है and is given by b equal to 0.72 mu naught ni upon r। मतलब इतना दिया so that the magnetic field
ऑन द एक्सिस अराउंड द मिड पॉइंट के बीच में बिटवीन द कॉइल्स इज यूनिफॉर्म। ये लगभग क्या होता है, समान रहता है, एक जैसा इक्वल रहता है, तो वो दिखाना है। तो चलो एक पहले हम क्या लिख कर ले, B1 के इक्वल लिख ले। तो B1 कितना होगा, देखो B1 क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा बताओ मुझे। B मिड पॉइंट कह रहा है तो AR/2 होगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? और ये पूरा डिस्टेंस कितना है, R है। तो B1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर लिखेंगे तो μ0I R² एंड अपॉन 2R² प्लस R² 3/2। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो μ0I R² एंड अपॉन ये देखेंगे तो 2 इतना, और ये 5R² अपॉन 3/2। ओके, इस सबको जब सॉल्व करोगे ना तो जो नेट वैल्यू आएगा 2 μ0 Ni, ठीक है, Ni अपॉन ओके 5√5R। क्या हमें इतनी बातें समझ में आई रही? तो ये तो इतना होगा, लेकिन अगर तुम इन सबको ऐड करोगे B2 की वैल्यू भी सिमिलरिटी कितना आएगा, इतना ही आएगा। सिमिलरली इसकी वैल्यू जो होगी B2 की वो भी कितनी आएगी, 2 μ0 Ni अपॉन 5√5 इंटू R। ओके, तो अब इतनी तो आ गया। तो बी नेट की वैल्यू कितनी होगी, बी नेट इसको कट कर लो, यहाँ पर लिख लो, बी नेट की वैल्यू कितनी होगी, B1 प्लस B2। तो इसको ट्वाइस कर दे, 2 इंटू 2 μ0 Ni अपॉन 2, तो ये है ही, ट्वाइस कर दिया, 5√5 इंटू R। ओके, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 μ0 Ni अपॉन 5√5 इंटू R। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो 0.72 μ0 Ni अपॉन R होगा। अब तुम मुझे बताओ ये वाला वैल्यू क्या है, कांस्टेंट ही तो है। देखो μ0 क्या है, परमिएबिलिटी, ठीक है, और किसी भी मीडियम का मतलब μ0 है, फ्री स्पेस में है तो कांस्टेंट ही रहेगा। एंड नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है, और R रेडियस किसी कॉइल का कांस्टेंट ही रहता है। तो ये लगभग कांस्टेंट नहीं होगा क्या, ये वैल्यू कांस्टेंट ही तो होगी। तो ये हेंस प्रूव्ड, ये प्रमाणित हो गया। क्या हमें समझ में आ रही बात है, ये कांस्टेंट है। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा 4.168। ओके।